नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल MK कश्मीवाल में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाएं ताकि अगला जब वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम मनोविज्ञान की क्लासें ले रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले जो परिचय वगैरह पढ़ लिया था, उसके बाद हमने कल अधिगम पढ़ा था। अधिगम में दोस्तों अधिगम वक्र पढ़ा था, साथ ही अधिगम की जो भी परिभाषाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। अब उसी कड़ी में आगे आज पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, यानी जो शैक्षणिक क्षेत्र में अधिगम के सिद्धांतों का क्या महत्व है, अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अधिगम सिद्धांत क्या कहता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाई जाएगी। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक वाला बटन दबा दें। दोस्तों, देखते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत यही तीन प्रकार से पूछे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अधिगम के सिद्धांतों में सबसे पहले पूछा जाएगा व्यवहारवादियों के अनुसार, और दूसरा पूछा जाएगा क्षेत्रवादियों के अनुसार, और फिर गेस्टाल्टवादियों के अनुसार। अलग अलग वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं। दोस्तों, ये इंडेक्स के रूप में आप देख सकते हैं। आज पढ़ने वाले हैं सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यवहारवादियों के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव के माध्यम से, उसके बाद में उद्दीपक संयोजन सिद्धांत थार्नडाइक, क्रिया प्रसूत सिद्धांत 1938 में स्किनर ने दिया था, और पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क-हल्क 1915 में, अधिगम समीप का सिद्धांत एडविन रे गुथ्री, साथ ही क्षेत्रवादियों के अनुसार सामाजिक विकास सिद्धांत अल्बर्ट बांडुराह, और बाद में तल रूप सिद्धांत कूट लेविन, निर्मितवाद सिद्धांत जेरोम बोर्नर, सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत डेविड मिलर, सोपानिकी सिद्धांत रॉबर्ट केने, आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत इब्राहिम मेस्लो, और अनुभवजन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स, और चिन्ह एवं पूर्णाकार सिद्धांत टोलमैन के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार एक ही सिद्धांत उन्होंने दिया था। वो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जो कोहलर के द्वारा 1925 में दिया था। दोस्तों, अब सिद्धांतों को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे और इसका शैक्षणिक महत्व क्या है वो भी आगे जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहला सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव इन्होंने 1904 में यह सिद्धांत दिया गया था। सबसे पहले यह सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, उद्दीपन संयोजन या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो पावलोव के द्वारा। कब किया गया? 1904 में। और ये कहाँ के थे? रूस के। ये शरीरशास्त्री थे, IP पावलोव इनका पूरा नाम था। अनुबंधन सिद्धांत, इस जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम दोस्तों हो सकता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ना पूछ के इनमें से कोई नाम दे दे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। IP पावलोव का भी पूरा नाम यान पैट्रिक पावलोव था। दोस्तों, इस सिद्धांत का दूसरा नाम है चिर समक सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, CR थ्योरी आदि। पुनरावृत्ति पर बल देता है। दोस्तों, ये सिद्धांत किस पर बल देता है? पुनरावृत्ति, पुनः पुनः कार्य करने पर। अब देखते हैं दोस्तों, पावलोव एक मूलतः शरीर शास्त्री थे। शरीर शास्त्री थे। पूछा जा सकता है कि पावलोव एक प्रकार के कैसे वैज्ञानिक थे? ये एक प्रकार के शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या है। सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो अनुकूलित अनुक्रिया है क्या वो जानते हैं। जो क्रिया पूर्व में भोजन के साथ हो रही थी वही क्रिया अब घंटी के साथ होने लगे तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। अर्थात पहले जो क्रिया सामान्य तौर पर भोजन के साथ हो रही थी और अगर वो अब घंटी बजाने से ही हो रही है तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। दोस्तों, सिद्धांत को आगे समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। किसी अस्वाभाविक उद्दीपक द्वारा स्वाभाविक क्रिया का होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। अर्थात कोई स्वाभाविक उद्दीपक है, जैसे हमारे सामने कोई खाना रखा जाता है और मुंह में लार का आना, खाना रखा जाता है मुंह का लार का आना, लेकिन अगर वही खाने का नाम सुन के या घंटी बजने से अगर खाना आता है, खाने
का नाम से ही हमारे मन में मुंह में लार आए तो वह अस्वाभाविक उद्दीपक है दोस्तों। अस्वाभाविक उद्दीपक द्वारा लार तो भोजन के साथ भी आ रही थी और वो भी उसके साथ भी आ रही थी, तो वो तो स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा भी वही क्रिया का होना कहलाता है अनुकूलित अनुक्रिया। देखिए दोस्तों, आंख में तिनका गिरना पर आंख से आंसू आना। दोस्तों, आंख में आंसू कब आता है? जब दुख होता है, लेकिन दुख में आंसू नहीं है। आंसू क्यों आया? क्योंकि आंख में क्या लगाया? तिनका। आंसू तो वही है, आंसू तो सच्चा है। अगर दुख में भी वही आंसू आते और जो अभी तनके से आ रहे हैं वो भी इसी दुख से ही आ रहे हैं, आंसू तो सेम है, लेकिन यहाँ पर तिनका है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। यहाँ पर दुख नहीं होते हुए भी तिनके के सारे भी आंसू आना, तो ये स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक क्रिया का होना। देखिए ये सिद्धांत क्या है? सबसे पहले एक कुत्ता था, कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने, आई.पी. पॉवलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पर एक कुत्ते को बंद किया था, कुत्ते को बंद कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर एक घंटी लगा दी दोस्तों। क्या लगा दी गई? घंटी लगा दी गई दोस्तों, घंटी लगा दी गई। अब दोस्तों सबसे पहले क्या किया? कुत्ते को ले जाकर भोजन दिया गया, कुत्ते को ले जाकर भोजन दिया गया। अब जैसे ही कुत्ते ने पहले दिन भोजन किया तो भोजन को देखकर उसके मन में क्या आई? लार आई। क्या आई? लार। जैसे ही देखा भोजन आया तो भोजन को देखते ही क्या आया दोस्तों? लार उत्पन्न हुई। यूसीएस यानी खाना, यूसीआर यानी लार। अब जैसे ही उन्होंने क्या किया, दोबारा पहले घंटी बजाई, उसके बाद में खाना दिखाया, फिर लार आई। घंटी बजाई, खाना दिखाया और लार आई। ठीक है, कुत्ते ने भोजन कर लिया, पहली बार भोजन कर लिया, दोबारा भोजन कर लिया, तीसरी बार उन्होंने खाना नहीं लाए, इससे पहले उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई। सीएस यानी स्वाभाविक उद्दीपक। इन्होंने घंटी बजाई, घंटी को सुनते ही मुंह में क्या आई? लार आई। घंटी को सुनते ही जो कुत्ता था उसके मुंह में लार आई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भोजन के माध्यम से लार ना आकर घंटी के माध्यम से लार आई। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से भी स्वाभाविक क्रिया का होना क्या कहलाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों साधारणतः समझे तो किसी भोजन लाया कुत्ते के सामने और कुत्ता जैसे ही उस भोजन को देखा तो लार आई, दोबारा घंटी बजाई और भोजन लाया तो फिर लार आई। तो कुत्ते ने समझ लिया कि जब जब घंटी बजती है, जब जब हमको क्या मिलता है? मेरे को भोजन मिलता है। ऐसा कुत्ते ने सोचा और एक अनुबंधन बैठा लिया कि जब जब घंटी बजेगी, जब जब भोजन आएगा तो उसके मुंह में लार आई। तो अस्वाभाविक उद्दीपक होने के बावजूद भी उसने स्वाभाविक क्रिया की, लार टपकाई, तो वो एक अनुकूलित अनुक्रिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुबंध, इसको अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि अनुबंधन क्या है? पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया को अनुबंधन कहते हैं। अगर हमारी भाषा में बोले तो स्वभाव पढ़ना ही अनुगम है। अर्थात कुत्ते को क्या किया? सबसे पहले घंटी बजाकर भोजन दिया, घंटी बजाकर भोजन दिया, 2-3 बार ऐसा प्रयास किया गया तो उसने अनुबंधन बैठा लिया कि जब जब घंटी बजेगी, जब जब मेरे को क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। ऐसा उसने उसके साथ अनुबंधन बैठा लिया। यानी अगर हमारी मातृभाषा में बोले तो स्वभाव है, जो स्वभाव उसके अंदर बैठ गया, स्वभाव पड़ गया। मारवाड़ी में बोले तो स्वभाव पढ़ना ही अनुबंधन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया। अब उदाहरण देखते हैं कौन कौन से। शिक्षक के कक्षा में आते ही बालकों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होना। जैसे ही टीचर कक्षा में घुसते हैं तो बच्चे अपने आप बिना कहे खड़े हो जाते हैं। ये एक प्रकार का अनुबंधन है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही कक्षा में आए तो बच्चों के द्वारा क्या किया गया? खड़ा होना स्वाभाविक है, बिना कहे खड़े हो जाता है, क्योंकि अनुबंधन बैठा दिया कि जब जब गुरुजी आते हैं तब तक हमको क्या करना है? खड़े होना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्यालय की घंटी बजते ही बच्चों द्वारा बैग बंद करना, यानी जैसे ही घंटी बजती है तो बच्चे अपने आप बैग बंद कर देते हैं। आप अगर ट्राई करना चाहे तो अगर बीच में ही अगर समय
खेल घंटी का 9 होते हुए भी 10-11 बजे अगर आपने घंटी बजाई तो भी बच्चे ब्रेक बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुबंधन बैठा रखा है कि जब जब घंटी बजती है तब तक छुट्टी होती है तो ब्रेक बंद करके खेलना है या खाना खाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छोटे बालकों के अक्षर एवं भाषाई ज्ञान प्रदान करना। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भाषाई और अक्षर ज्ञान इसी आधार पर कराया जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए हम पढ़ाते हैं के से कबूतर, के से और ये कबूतर, ठीक है, के से कबूतर, जैसे इनके बीच में अनुबंधन बैठाएगा, क्योंकि जैसे के को देखा तो वो बोलेगा कबूतर, क्या बोलेगा कबूतर, कबूतर को दिखाओगे तो बोलेगा कै से कबूतर। यानी कि एक अनुबंधन बैठा कर कि छोटे छोटे बालकों को, छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने में ये जो अधिगम का ये सिद्धांत है, अनुकलित या अनुबंधन सिद्धांत, ये बहुत ही कारगर साबित होता है। इसी आधार पर अध्ययन कराया जाता है। मंदिर के सामने जाते ही का सिर का झुकना, जैसे ही मंदिर के सामने हम जाते हैं तो अपना सिर झुकता है, क्योंकि जब जब हमारे मंदिर में हमने अनुबंधन बैठा रखा है कि भगवान अंदर है, हमें सिर झुकाना है। रस्सी को सांप समझकर डर जाना, कभी कभी हम देखते हैं वैसी कलर की रस्सी होती है तो उसको देखकर चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हमको पता है अनुबंधन बैठा रखा है कि ऐसी कलर का जो ऐसी रस्सी होती है वैसा सांप भी होता है। आगे बढ़ते हैं, पुराने स्थान पर ब्रेक रखना और उसी स्थान पर पुनः ढूंढना अनुबंधन कहलाता है। अर्थात कोई चीज़ हम विद्यालय से आते हैं या और कहीं बाहर से आते हैं तो वो चीज़ रोज़ वहाँ रखते हैं, लेकिन अगर किसी दिन और जगह भी रख दी तो भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसी जगह पर ढूंढेंगे, क्योंकि हमने अनुबंधन बैठा रखा है कि जब जब हम बाहर से आते हैं तब तक अपने चाबी या अपनी जो कोई वस्तु है वहाँ उस स्थान पर रखते हैं। दोस्तों एक प्रश्न है इस सिद्धांत पर। पावलोव ने अपने सिद्धांत में 2 क्रियाएं बताई थी, स्वाभाविक क्रिया जिसको अनानुबंधित कहते हैं और अस्वाभाविक क्रिया अनुबंधित कहलाती है। अनानुबंधित क्रिया कौन सी है दोस्तों, जो स्वाभाविक तौर पर होती है, जैसे कुत्ते को भोजन आते ही भोजन सामने किया तो लार पड़ी तो वो तो स्वाभाविक क्रिया है, और घंटी बजाने पर भी लार आई तो वह अस्वाभाविक क्रिया है, जिसे अनुबंधित क्रिया है, यानी अनुबंधन पर आधारित क्रिया को अस्वाभाविक क्रिया कहते हैं, और अनानुबंधित क्रिया उसे कहते हैं जो अनुबंधन पर आधारित नहीं हो, वो स्वाभाविक क्रिया या अनानुबंधित क्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, अनुबंधन का जनक कहा जाता है आईपी पावलोव को। 1904 में पावलोव को अनुबंधन के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों सीटेट में 2 बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि जो आईपी पावलोव है या पैट्रिक पावलोव है उनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है अनुबंधन के कारण, यानी अनुबंधन के कारण महत्वपूर्ण बिंदु, ये ध्यान रखना दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है पावलोव के द्वारा, तो इन बिंदुओं के आधार पर ये सारा सिद्धांत काम करता है, तो अच्छी तरह से समझिए दोस्तों। पहला विलोपीकरण। विलोपीकरण का अर्थ है कि अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है, विलोपीकरण कहलाता है। अर्थात अनुबंधन बैठा रखा है कि घंटी बजते ही भोजन आएगा, घंटी बजते ही भोजन आएगा, लेकिन एक बार घंटी बजाई भोजन नहीं आया, लेकिन लार पटकेगा, दोबारा घंटी बजाई फिर भी लार पटकेगा, लेकिन अगर भोजन आपने तीसरी बार भी नहीं दिया, तो तीसरी बार भी अगर भोजन नहीं दिया तो चौथी बार अगर आप कितनी घंटी बजाए कुत्ता लार नहीं पटकेगा, यानी उसका अनुबंधन टूट गया, विलोप हो गया, कि उसने सोच लिया कि अब तो कोई भी मतलब नहीं है, घंटी बजने पर भोजन नहीं मिलता है। ऐसी क्रिया को विलोपीकरण क्रिया कहा जाता है, विलोपीकरण का नियम कहा गया है। देखिए भोजन के साथ लार आई, घंटी भोजन के साथ लार आई, फिर घंटी के साथ लार, घंटी के लार, लेकिन लास्ट में जब घंटी बजाई तो कोई भी क्रिया नहीं हुई, कोई भी लार नहीं टपकाई। आगे देखते हैं दोस्तों, उद्दीपक सामान्यीकरण। मिलती जुलती परिस्थितियों में भी अनुक्रिया का संचालन होना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। मिलती जुलती परिस्थितियों में उद्दीपक का संचालन करना सामान्यीकरण क्रिया कहलाता है। अगर है ना मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का संचालन होना, जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुत्ते के सामने क्या किया, भोजन दिखाया और घंटे के साथ लार हुई,
साथ में और घंटी बजाई तो लार हुई, बाद में सीटी के साथ घंटी बजाई तो भी लार हुई, फिर बाद में सीटी के साथ सीटी बजाई फिर भी लार आई, घंटी भी नहीं बजाई सीटी बजाई फिर भी लार आई। इसका मतलब मिलती जुलती परिस्थितियों में भी जो अस्वाभाविक क्रिया हो जाती है उसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वारसर ने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट उद्दीपक सामान्यीकरण प्रक्रिया के तहत खरगोश के खिलौने पर प्रयोग किया। दोस्तों ये ध्यान रखना, वाटसन ने अपने पुत्र के 11 माह का एक लड़का था वाटसन, जिसका नाम था वाटसन, के लड़के का नाम था अल्बर्ट। उसने उद्दीपक सामान्यीकरण की प्रक्रिया कर उसका प्रयोग खरगोश किया। उन्होंने एक बच्चे के सामने क्या किया, बच्चे को हाथ में खरगोश ला कर दिया। जैसे ही बच्चे के हाथ में खरगोश आया तो उसने हाथ फेरा तो पीछे से जो वाटसन थे इन्होंने आवाज़ की, पीछे से आवाज़ की। जैसे ही आवाज़ की तो डर जाता है बच्चा, लेकिन पुनः हाथ में देता है, आवाज़ करती है, डर जाता है। उसके बाद में उन्होंने देखा कि यदि सफ़ेद रंग का कुछ भी उसके हाथ में दिया तो वो डरने लगता है बच्चा, यानी मिलती जुलती परिस्थितियों में वही स्वाभाविक क्रिया का होना। उद्दीपक विभेदीकरण, दो उद्दीपकों के मध्य समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण है। अर्थात दो परिस्थितियां हैं, उसमें समानता या असमानता का पता लगाना। सबसे पहले क्या किया, घंटी लार हुई, सीटी घंटी के साथ लार हुई, सीटी के लार, लेकिन सीटी के साथ लास्ट में लार नहीं हुई। कुत्ते ने समझ लिया, यानी कहने का मतलब अनुबंधन का टूटना ही उद्दीपक विभेदीकरण है। यानी असमानता समानता में अंतर आना कि जब घंटी बजी तब कुछ भी भोजन नहीं आता है तो घंटी बजने का कोई मतलब नहीं है। उसने पहचान लिया दोनों में कि जब घंटी बजती है तब आती है, लेकिन भोजन कभी आता है कभी नहीं आता, विभेद कर लिया उसने। समय कारक सिद्धांत, समय कारक सिद्धांत ये कहता है कि अनुक्रिया में दो उद्दीपक को प्रस्तुत करने में दोनों उद्दीपकों के मध्य अधिकतम 5 सेकंड का समय होना चाहिए। यानी अगर किसी को आप पुनर्बलन दे रहे हो, किसी को उद्दीपक दे रहे हो तो कम से कम 5 सेकंड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे ही भोजन दिलाया और कुत्ते ने खा लिया, बाद में घंटी तो पहले बजा दी, घंटी तो पहले बजा दी और भोजन दिया 1 घंटे बाद, तो उसका अनुबंधन नहीं बैठेगा। मात्र 5 सेकंड के अंदर अगर जैसे घंटी बजाई और भोजन लाया तब अनुबंधन बैठेगा दोस्तों। तो ये समय कारक सिद्धांत, यानी कम से कम जो उद्दीपक प्रस्तुत कर रहे हो तो दोनों उद्दीपकों के मध्य कम से कम क्या करना, 5 सेकंड का अंतर ही होना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं करोगे तो अनुबंध प्रभावी नहीं होगा, अर्थात वो स्वभाव नहीं पड़ेगा, कभी भी दोनों के बीच में स्वभाव नहीं पड़ेगा। बुद्धि कारक, मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिगम करवाया नहीं जा सकता क्योंकि उसमें अनुबंधन की क्षमता नहीं पूरी जा सकती है। दोस्तों पूछ सकता है कि पावलोव का बुद्धि कारक सिद्धांत क्या कहता है। बुद्धि कारक सिद्धांत कहता है कि मंद बुद्धि कमजोर बालक है, उनको सिखाया ही नहीं जा सकता क्योंकि उनमें अनुबंधन करने की क्षमता नहीं होती है, स्वभाव पढ़ने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि वे थोड़ी देर में भूल जाते हैं। अगला दोस्तों शैक्षणिक महत्व, यानी जो सिद्धांत दिया था पावलोव ने, इस सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया था पावलोव ने, इस सिद्धांत का महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में महत्व क्या है, वो अब देख रहे हैं दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्व है वो पढ़ने वाले हैं कि इस सिद्धांत से बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। वो अधिगम का ये सिद्धांत पुनरावृत्ति के नियम पर आधारित है, अर्थात उसे बार बार कहने का मतलब उसे बार बार बच्चे को सिखाया जाए तभी बच्चा सीख जाता है। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करने में और बुरी आदतों को छुड़वाने का काम ये सिद्धांत कर सकता है। जैसे दोस्तों बालकों को गुटखा खाने की आदत है, तो जैसे ही बच्चा गुटखा खाता है तो आप एक उसे डरा दीजिए या एक कुछ भी उसको पनिशमेंट दे दीजिए, तो उस पनिशमेंट जैसे ही उसको पता लगेगा कि जैसे हम गुटखा खाते हैं तो पनिशमेंट मिलेगा तो वो छोड़ देगा। अधिगम का यह सिद्धांत शराबी को शराब छुड़ाने में सहायक है, अर्थात वही है जैसे ही शराब पीता है तो या तो उसको कुछ ऐसा दो
या पनिशमेंट दो या कुछ उसको ऐसा समझाओ, जब शराब पिए तो कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो अनुबंधन बैठा ले कि जैसे ही शराब पीते हैं तो हमारे शरीर में ये गड़बड़ होती है तो वो छोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानवरों का प्रशिक्षण प्रदान करने में ये सहायक है। दोस्तों बार बार जब प्रयोग किया जाता है तो जानवर भी ये सीख जाते हैं धीरे धीरे इस सिद्धांत के माध्यम से। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों दिखाते हैं और सुनाना, दिखाकर सुनाना, ये सिद्धांत इसी सिद्धांत के कारण है। दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि किस सिद्धांत के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए शिक्षण में, तो शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है उसी के आधार पर किया गया है। छोटे बालकों में यांत्रिक तरीके से सिखाने में सहायक है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर टीवी के माध्यम से सिखाया जाए तो वो अच्छी तरह से सीखेंगे। यंत्रों के माध्यम से अच्छी तरह से सिखाने में ये सिद्धांत कारगर साबित होता है। छोटे छोटे बालकों अक्सर भाषाई ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। छोटे बच्चों को अनुबंधन बैठाकर, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे अनुबंधन बैठाकर भाषाई ज्ञान कराने में ये सहायक है। भोजन यूसीएस यूसीआर, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था कि जब कुत्ते को यहाँ पर रखा गया और जैसे ही कुत्ते को लेकर आए, भोजन लेकर आए तो कुत्ते के मुंह में लार आई, उसके बाद में घंटी बजाई, फिर भोजन लेकर आया, लार आई, घंटी बजाई, फिर भोजन लाए, लार आई, लेकिन अब की बार घंटी बजाई, भोजन नहीं लाए, फिर भी लार आई। तो ये सिद्धांत इस सिद्धांत से हुआ है, यानी कुत्ते पर प्रयोग किया था। किसने किया था? अनुकूलित पावलोव ने किया था। और इसी सिद्धांत पर प्रयोग खरगोश पर प्रयोग किया था, वो अपने बेटे वॉटसन ने अपने बेटे अल्बर्ट के साथ किया था, उद्दीपक सामान्यीकरण नियम के तहत। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों में भय डर आसानी से पैदा किया जा सकता है। बच्चों में डराया धमकाया जा सकता है इस नियम के अनुसार, कि यदि बच्चे को डरा दिया जाए तो बच्चे में भय उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण इस सिद्धांत में बच्चों में डर भी पैदा किया जा सकता है। अगला सिद्धांत पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उद्दीपन संयोजन सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, 1913 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उद्दीपन संयोजन सिद्धांत थॉर्नडाइक ने 1913 में दिया था। इस सिद्धांत का देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ाया था, और ये उद्दीपन संयोजन ज़्यादातर यहीं से प्रश्न उठाता है दोस्तों परीक्षा में। इसका अन्य नाम है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, भूल सुधार सिद्धांत, एसआर थ्योरी, सहसंबंध सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत और आवर्ती सिद्धांत इसको भी कहा जाता है। अन्य नाम है। उद्दीपन संयोजन से आशय है, वो अनुकूलित अनुक्रिया था, ये उद्दीपन संयोजन है। किसी उद्दीपक द्वारा अनुक्रिया का संचालन होना ही उद्दीपन संयोजन कहलाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के सम्मुख नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो वह अपने उससे प्रभावित होकर अनुक्रिया करने लगता है, लेकिन प्रारंभिक अनुक्रिया अस्वाभाविक यानी गलत होती है, लेकिन अंत में गलत अनुक्रिया ही एक सफल अनुक्रिया हो जाती है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से व्यक्तियों की त्रुटियों में कमी आ जाती है, अधिगम सफल हो जाता है। इसमें कहने का अर्थ है दोस्तों, जो यदि किसी के सामने उद्दीपक दिखाया जाए, कोई चीज़ दिखाया जाए, तो वो अगर बार बार कोशिश करेगा तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा। यानी बार बार प्रयास करेंगे तो उसकी त्रुटियों में कमी आएगी, अंततः अधिगम हो जाएगा यानी सीख जाएगा, जिसे उद्दीपक संयोजन कहते हैं। अभ्यास की निरंतरता का व्यक्ति की त्रुटि की मात्रा में कमी हो जाती है, इस कारण इसे प्रयास एवं त्रुटि या भूल सुधार सिद्धांत कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ किया, यदि अपन पाक कला में देखें तो सब्जी बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, या कभी धनिया वगैरह ज़्यादा हो जाता है, और जब दोबारा बनाते हैं तो कभी थोड़ा थोड़ा सही होता है, लेकिन बार बार प्रयास करने पर ऐसे समय आ जाता है कि अगर हम अंदाज से भी कोई वस्तु डालें तो एकदम सही हो जाती है और हम बनाना सीख जाते हैं। बार बार कोशिश करने पर हमारी त्रुटियाँ यानी गलतियाँ जो होती है वो दोस्तों इसमें कमी होती है और आसानी से बाद में सीखा जा सकता है, सीख जाता है। इस कारण इसे भूल सुधार सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जब हमारे से गलती होती है तो हम अगले
जो स्टेप में कोशिश करते हैं तो उसमें उस गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं। इस कारण इसे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी कहा जाता है और पिछली भूल को सुधारने का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। जो भूखी बिल्ली है उस पर प्रयोग किया। कैसे, देखिए, सबसे पहले एक बिल्ली को क्या किया, पिंजरे में बंद किया, पिंजरे में बंद किया और साथ ही एक अंदर एक हैंडल लगा दिया था दोस्तों। क्या लगा दिया था, अंदर हैंडल लगा दिया था। उस हैंडल को दबाने पर क्या होता है, इस जो पिंजरा होता है इसका दरवाज़ा क्या होता है, यहाँ से खुल जाता है। तो सामने क्या हुआ, बाहर एक प्लेट में एक मछली का टुकड़ा रख दिया था दोस्तों। अब जैसे ही बिल्ली ने उस मछली को टुकड़ा को दिया तो वह कोशिश करने लगी। कोशिश जैसे की कि अचानक उसका पैर इस जो हैंडल था इस हैंडल पर पड़ा और वो दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर आकर इस मछली के टुकड़े को खा गई। लेकिन दोबारा दोस्तों यही प्रक्रिया वापस दोहराई गई। बिल्ली को वहाँ अंदर रखा और वही मछली का टुकड़ा यहाँ रखा। तो अब की बार फिर उछल कूद की उसने और फिर वो हैंडल पर लगा और वो दरवाज़ा खुला और मछली का टुकड़ा खा गई। लेकिन ऐसी 2, 3, 4 बार कोशिश करने के बाद अंत में जैसे ही बिल्ली को अंदर बाहर मछली का टुकड़ा रखा और जैसे ही बिल्ली को अंदर मछली का टुकड़ा दिखाया तो वो तुरंत वही पंजा सिर्फ हैंडल पे ही मारते हैं। एक स्थिति ऐसी आई कि जैसे ही अंदर बिल्ली को बंद किया और बाहर जैसे ही टुकड़ा रखा तो बिल्ली सीधा ही हैंडल मारकर दरवाज़ा खोलकर उस मछली के टुकड़े को वो सीख गई कि जब इस हैंडल पर डालते हैं तब वो पिंजरा खुल जाता है। उसमें गलती बार बार उछल कूद करने से अचानक ही जो प्रक्रिया हुई थी अब वो जानबूझकर सीख गई है कि जब पिंजरा कैसे खोला जाता है। यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से होती है। यानी थॉर्नडाइक के अनुसार कहते हैं कि जो अगर बच्चे को प्रलोभन देना है या बच्चे को मोटिवेशन देता है तो उसके सामने दिखो, यानी प्रत्यक्ष उसके सामने दिखाई दो। जैसे कि सामने पड़ा है कि बेटे तुम पास हो जाओ या तुम मेरिट आ जाओ तो मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा, यानी तुम पास हो जाओगे तुम्हें ये मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। ये सामने मोटरसाइकिल दिखाओ तो बच्चा तुरंत ही वो काम करेगा और अपना तुरंत ही काम करने लगेगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निरीक्षण प्रणाली पर आधारित है। अर्थात थॉर्नडाइक का सिद्धांत निरीक्षण प्रणाली पर है कि सबसे पहले उद्दीपक को वो क्या करता है, देखता है, सोचता है, उसके बाद क्रिया करता है। थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम बताए हैं। अपने सिद्धांत के 3 ही मुख्य नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने। सबसे पहला नियम बताया तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है, ये तीनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए इसको स्क्रीन को सही करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलिए और एक बार और पढ़ेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा दोस्तों और अंत में आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा और पता ही नहीं चलेगा कि कब याद हो गई। दोस्तों पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम अर्थात थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को स्वयं सर्वप्रथम तत्पर या सक्रिय दिखानी होगी। सक्रियता का अभाव में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यदि स्वर्ग जाना है तो सबसे पहले मरना खुद को ही पड़ेगा। अर्थात यदि कोई चीज़ कार्य करना है तो स्वयं को ही सबसे पहले तपना होगा। नौकरी लगना है तो पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। जब तक खुद मन से नहीं पढ़ेगा जब तक जो अधिगम है सफल नहीं होगा। अर्थात अगर यदि बच्चा खुद मन से पढ़ रहा है तो निश्चित ही सफल हो जाता है। यदि कोई उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए तो अगर स्वयं तत्पर नहीं है तो उसे अधिगम नहीं कराया जा सकता, उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। छोटे बालक बालिकाओं को सक्रियता न होने पर माता पिता द्वारा सक्रियता दिखाते हुए बालकों को पढ़ना लिखाना सिखाना। देखिए छोटे बच्चे नहीं पढ़ते लेकिन माता पिता उसे कोशिश करवाते हैं और बाद में उसका मन लग जाता है और बाद में स्वयं कोशिश करता है तो अधिगम हो जाता है। घोड़े के पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, यदि कोई भी हो उसको सिर्फ मोटिवेशन किया जा सकता है लेकिन
पढ़ना उसको खुद को ही पड़ेगा। माता पिता केवल आपको चाहे कि वस्तु ला सकते हैं या आपको किताबें दिलवा सकते हैं, कोचिंग दिलवा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। सिर्फ आपको कोचिंग तक ले जाया जा सकता है माता पिता के द्वारा, लेकिन पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य सिर्फ कोचिंग तक पहुंचाना होता है, आके स्वयं ही करना पड़ता है, स्वयं को ही तत्परता दिखानी पड़ती है। घोड़ा होता है, घोड़े को अगर घोड़ा प्यासा है तो उसको तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। यदि सिर्फ घोड़े को घोड़े वाला तालाब तक ले जा सकता, पानी उसको स्वयं को ही पीना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग चाहिए तो मरना ही पड़ेगा, ये बात कही थी रजत भाटिया ने कही थी। दोस्तों, रजत भाटिया का कहना है कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो सबसे मरना स्वयं को पड़ेगा। अगर आप दूसरे को मारकर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो ये कतई नहीं होगा। तो ये तत्परता का नियम ही ये कहता है कि यदि सक्रियता अगर स्वयं दिखाएगा तभी सीख पाएगा, अगर स्वयं नहीं दिखाएगा तो अधिगम सफल नहीं होगा। देखें, तत्परता किसी कार्य के लिए तैयार होना आधा युद्ध को विजय कर लेना है। ये एच.सी. भाटिया ने भी यही बात कही थी। भाटिया कह रहे हैं कि किसी कार्य को अगर आप प्रारंभ कर लेते हैं तो समझ लेना चाहिए आपने आधा काम संपूर्ण कर लिया है, यानी आधा कार्य संपूर्ण कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभ्यास का नियम, दूसरा नियम है इसका। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का। थांडाई के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास या भाव में पूर्ण नहीं किया जा सकता। थांडाई कहता है कि किसी कार्य को अभ्यास के अभाव में पूर्ण नहीं किया जा सकता। यदि उसका बार बार यदि कोशिश नहीं की तो वो सफल नहीं होगा। थांडाई जी ये कहते हैं कि यदि एक किसी वस्तु को पढ़ लिया, उसको अगर हमने 1-2 दिन बाद में पुनः वापस अभ्यास नहीं किया था, वो हम भूल जाएंगे, वो विषय वस्तु हम भूल जाएंगे, उसको याद रखना संभव नहीं है। तो दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। पहला तत्परता, यानी बच्चा सबसे पहले स्वयं तैयार होगा। तैयार होने से ही नहीं होता, उसका अभ्यास भी होना जरूरी है। अभ्यास जैसे ही करेगा तो वो सफल होगा, वरना नहीं होगा। अगर तैयार हो जाए, कोई कह देता है मैं पढ़ लूँगा आराम से, खुद मन से तैयार हो जाता है, लेकिन अगर बार बार उसका अभ्यास नहीं करता है तो वो सफल नहीं होता है। थांडाइक अभ्यास के नियम को सीखने का मूल आधार बताया है। मूल आधार ही थांडाइक ने कहा कि अगर बार बार कोशिश नहीं की, ट्राई अगेन नहीं किया, तो आप सीख नहीं सकते। बचपन में बालकों द्वारा अक्षर लिखने का अभ्यास करवाना। कक्षा 1 के बच्चों को दोस्तों बार बार यही अभ्यास करवाया जाता है। पेंसिल पकड़ने का अभ्यास भी कराया जाता है। वो बार बार अभ्यास करते हैं तो पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं। और जो बच्चे अभ्यास नहीं करते हैं वो काफ़ी कक्षा 2-3 में आ जाते हैं, फिर भी उनको पेंसिल पकड़ना नहीं आता। तो अभ्यास करेंगे तब भी अधिगम सफल होगा। समान वयस्क बालकों द्वारा समूह में साइकिल चलाना सीखना। देखो, बच्चा जब एक समान थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो साइकिल के प्रति उसका क्या होता है, लगाव होता है, मन होता है। लेकिन मन होने से भी कुछ नहीं होता। अगर वो बार बार बच्चों के साथ अभ्यास करता है, साइकिल चलाता है, तो छोटा बच्चा भी साइकिल चलाना सीख जाता है। हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा भी ट्रैक्टर चला लेता है। ट्रैक्टर चलाने का मतलब यह नहीं कि उसने केवल मन ही नहीं था, उसने अभ्यास भी किया था साथ में। अभ्यास करने के कारण वो सीख गया। अभ्यास में भी 2 ध्यान रखना, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास के 2 उपनियम हैं। अभ्यास की 2 उपनियम हैं। उपयोगिता का नियम, थांडाइक के अनुसार व्यक्ति उसी वस्तु के लिए अभ्यास प्रारंभ करता है जो वस्तु उसके उपयोग की हो। दोस्तों, थांडाइक ने जो अभ्यास का नियम है उसके 2 उपनियम बताए हैं। पहला बताया है दोस्तों उपयोगिता का नियम। थांडाइक के अनुसार उसी वस्तु के लिए व्यक्ति अभ्यास करता है जो उसके काम की हो। विराट कोहली द्वारा क्रिकेट का अभ्यास करना। कहना का मतलब जो चीज़ जिसकी आवश्यकता होगी उसी को क्या करेगा, अभ्यास करेगा। दोस्तों, यदि बच्चा सीख रहा है, बच्चा हिंदी सीखना चाहता है तो वो हिंदी का ही अभ्यास करेगा, वो गणित का या अंग्रेजी विषय का अभ्यास नहीं करेगा। किसी संगीत के द्वारा अपने गाने को दोहराना। कुछ संगीतज्ञ है, कोई गाना गाता है, अगर वो गाने का ही अभ्यास करेगा, न कि वो क्रिकेट खेलने का अभ्यास करेगा। जिसको स्वयं को जिसकी आवश्यकता होती है उसी का अभ्यास करेगा।
दूसरा अनुपयोगिता का नियम, थार्नडाइक के अनुसार व्यक्ति उसी वस्तु के लिए कभी अभ्यास नहीं करेगा जो उसके लिए उपयोगी नहीं है। विराट कोहली द्वारा नाचने का अभ्यास ना करना, विराट कोहली कभी भी नाचने का अभ्यास नहीं करता है क्योंकि वो क्रिकेट का है। कहने का मतलब थार्नडाइक के जो अभ्यास का नियम दो है, उपयोगिता और अनुपयोगिता का नियम। अर्थात उपयोगिता व्यक्ति उसी के लिए अभ्यास करेगा जिसको उसकी आवश्यकता होगी, जिसकी आवश्यकता होगी उसके लिए अभ्यास नहीं करेगा। जब अभ्यास नहीं करेगा तो अनुपयोगिता का नियम, और अभ्यास करेगा तो उपयोगिता का नियम। ये थार्नडाइक के उपनियम हैं। तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। ध्यान रखना दोस्तों, ये 3 मुख्य नियम हैं, ये दो है गौण नियम है। ध्यान रखना, 3 तो क्या है, मुख्य नियम है दोस्तों। ये 3 तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। थार्नडाइक के अनुसार किसी व्यक्ति उस विषय वस्तु के लिए अभ्यास करता है जो उन्हें सर्वाधिक प्रभावित करती है, यानी जिसको अच्छी लगती है उसके लिए वह क्या करेगा, प्रभाव या उसी के लिए अभ्यास प्रारंभ करेगा। थार्नडाइक ने, यानी ये तीनों उपनियम है दोस्तों, याद रखना। प्रभाव या परिणाम का नियम 2 तो ये उपयोगिता का नियम, और तीसरा ये जो मुख्य नियम है, उस वस्तु के लिए अभ्यास करता है जो सर्वाधिक प्रभावित। थार्नडाइक ने कहा कि प्रभाविता का नियम बताया, किसी लड़की द्वारा अच्छी साड़ी को खरीदना, लड़की उसी साड़ी को खरीदती है जिसको उसे वो अच्छी लगती है, जिसको वो अच्छी नहीं लगती उसको नहीं खरीदती। अर्थात प्रभाव का नियम, यानी जो व्यक्ति को कोई वस्तु प्रभावित करती है वही उसी की तरफ वो आकर्षित होता है, वो प्रभाव या परिणाम का नियम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कहता है वर्तमान में बालक बालिकाओं द्वारा अभिनेता या अभिनेत्री का अनुसरण करना। जैसे दोस्तों, यदि जैसे कोई लड़का है उसको सलमान खान बहुत ही आकर्षित करता है, तो वो सलमान खान की तरह एक्टिंग करेगा या उसकी ऐसी कटिंग करवाएगा, तो वो उसका अनुसरण करता है, तो उसमें ही परिणाम या प्रभाव का नियम है। इसमें भी 2 उपनियम है दोस्तों, प्रभाव या परिणाम के नियम में भी उपनियम है। ध्यान रखिए, वापस दोहरा देता हूँ। जो सबसे पहला हमने बताया था तत्परता का नियम, सबसे पहले यानी व्यक्ति तत्पर रहेगा तभी सीख पाएगा। दूसरा अभ्यास करना, जो अभ्यास में भी 2, उपयोगिता अनुपयोगिता। बाद में प्रभाव या परिणाम का नियम, इसमें 2 है संतोष का नियम, व्यक्ति उसी वस्तु के लिए सर्वाधिक अभ्यास प्रारंभ करता है जो उसे सर्वाधिक प्रभावित करती है, सबसे अधिक प्रभावित करती है उसके लिए अभ्यास प्रारंभ करता है। असंतोष का नियम कहता है इस नियम के अनुसार व्यक्ति कभी भी उस वस्तु के लिए अभ्यास प्रारंभ नहीं करता है जो वस्तु उसे कम संतुष्टि प्रदान करती है। बिल्ली के द्वारा मोबाइल के लिए प्रयास करना, अगर बिल्ली है उसके सामने मोबाइल रख दिया तो उसे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए उठाने का प्रयास भी नहीं करेगी और चली जाएगी। लेकिन अगर संतोष का नियम बोले तो यदि बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा है और अगर वो दूर भी है तो उसको प्राप्त करने की कोशिश ज़रूर वो ज़्यादा करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थार्नडाइक ने भी सिद्धांत के 5 गौण नियम बताए। ध्यान रखना, 3 तो मुख्य नियम, कौन कौन सा, संतोष का नियम, सबसे पहले तत्परता का नियम, उसके बाद में अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम, और 3 तो मुख्य और अब है 5 नियम गौण बताए हैं किसने, थार्नडाइक ने। 5 में बहु प्रतिक्रिया का नियम। थार्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें 1 से अधिक अनुक्रियाएं करनी पड़ती है, अन्यथा अधिगम प्रभावी नहीं होगा। कहने का मतलब बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी यदि किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। 2 है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होई सुजान, रस्सी आवत जात है शिल पे पड़े निशान। अगर एक बाल्टी है, वो कुएं में से बाल्टी काटते हैं, एक पत्थर पड़ा रहता है, जब कुएं में से बाल्टी बार बार आती है और जो रस्सी होती है वो रस्सी उस शिला या पत्थर को बार बार रगड़ती है तो वहाँ पर भी निशान पड़ सकता है। तो अगर अभ्यास किया जाए तो अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। ये बहु प्रतिक्रिया का नियम है। थार्नडाइक का पहला गौण नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा हजारों प्रश्न याद कर लेना। एक प्रतियोगी छात्र है वो हजारों प्रश्न याद कर लेता है दोस्तों, बार बार अभ्यास करके। पेड़ से देखिए, आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेक बार पत्थर फेंकना। अभ्यास करने के लिए एक बार पत्थर फेंका, आम नहीं टूटा, लेकिन बार बार फेंकता है तो 1-2 पत्थर आम पर लगता है और वो टूट कर गिर जाता है। दूसरा मानसिक विन्यास का नियम। पहला गौण नियम क्या था, बहु प्रतिक्रिया का नियम।
दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम। किसी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति की वैश्विक मानसिकता का होना आवश्यक है, अन्यथा कार्य पूर्ण नहीं होगा। कहने का मतलब यदि किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हो तो उसके प्रति सकारात्मक सोच होनी जरूरी है, वरना प्रभाव नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में ठान लिया कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, यानी उसकी सोच हो गई वैसी, तो वो कार्य सफल हो जाएगा, वरना सफल नहीं होगा। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक विन्यास का नियम, दूसरा है आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। थांडाई के अनुसार किसी कार्य को विषय वस्तु को सीखने से पूर्व छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सीखना चाहिए, अन्यथा अधिगम प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि विषय वस्तु के छोटे छोटे भागों में विभक्त करने पर सीखना सरल या आसान हो जाता है। कहने का मतलब यदि कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, यदि उसको एक साथ पढ़े तो बहुत कम याद होगा, लेकिन उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ा दिया है। 4 लाइन आज है पढ़ी, कल 4 पढ़ी, फिर 4, ऐसे टुकड़ों में अगर याद किया जाए तो अधिगम बहुत सरल तरीके से सीख जाता है। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण इसी नियम पर आधारित है। आंशिक प्रतिक्रिया के नियम पर अंश से पूर्ण की ओर, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ना, बाद में पूरा पढ़ना, ये नियम भी आंशिक प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आत्मीकरण का नियम, किसी पूर्व अनुभव के माध्यम से नवीन समस्या का समाधान करना प्रयुक्त मानसिक क्रिया का आत्मीकरण कहलाता है। अर्थात पहले से कुछ ना कुछ हमारे पास होता है, उसी की सहायता से कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो आत्मीकरण का नियम कहलाता है। दूसरा है साइकिल चलाकर सीखकर मोटरसाइकिल चलाना। कहने का मतलब जो हमने कल पढ़ा था, जो नियम पढ़ा था, उसी नियम में से ये उदाहरण है दोस्तों। साइकिल चला के यानी सकारात्मक अधिगम बोले तो। आगे बढ़ते हैं साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम कहता है कि साहचर्य का नियम कहता है परंपरागत शिक्षण विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया। अर्थात पहले से चल रही कोई जो परंपरा है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके अगर सीखा जाए तो सीखना आसान हो जाता है। जैसे एकलव्य द्वारा मूर्ति बनाकर धनुष विद्या सीखना, यानी पहले नियम यह था कि गुरु के द्वारा शास्त्र विद्या सिखाई जाती थी, लेकिन जब एकलव्य ने सिर्फ मूर्ति बनाकर उस किया तो सीखा तो वही था, मूर्ति बनाकर सीखा, यानी थोड़ा सा संशोधन करके सीखा तो सीखना आसान हो गया। प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी द्वारा चित्र या फोटो देखकर बातें करना, अर्थात प्रेमिका जब नहीं होती है तो उस फोटो को ये प्रेमिका मान लेता है और उससे बातें करता रहता है, तो वह साहचर्य या परिवर्तन का नियम कहलाता है। दोस्तों हमने नियम पढ़े थे 3, तो जो मुख्य नियम थे थांडाई के, सबसे पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव और परिणाम का नियम था। और इसमें सबसे पहले दोस्तों हमने जो तत्परता अभ्यास का नियम पढ़ा था उसमें 2, उपयोगिता अनुपयोगिता 2, और उसके बाद में अंत में पढ़ा था हमने परिणाम या प्रभाव में संतोष और असंतोष का नियम पढ़ा था। और जो 5 थे ये गुण नियम थे दोस्तों। प्रतिक्रिया का नियम यानी बार बार प्रतिक्रिया करनी चाहिए, ये नियम था। और उसके बाद में दोस्तों पहले प्रतिक्रिया वाला नियम पढ़ लिया था हमने, और उसके बाद में दोस्तों मानसिक विन्यास का, फिर आंशिक प्रतिक्रिया का, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये 5 पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इस सिद्धांत का शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। मंदबुद्धि बालकों को सिखाने का ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। यानी बच्चों को, मंदबुद्धि कोई बालक है, कम बुद्धि है, तो उसे बार बार अभ्यास कराया जाए तो वो भी सीख जाता है। यानी बार बार अभ्यास कराकर उसे सिखाया जाए तो मंदबुद्धि बालकों को सीखा जा सकता है। असफलता में सफलता पर आधारित, अर्थात जहाँ पर असफलता है, जहाँ पर पूरी असफलता है, उसमें भी कोशिश करके सफलता पाई जा सकती है। निर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता, अर्थात पहले सबसे पहले अभ्यास कराया जाता है तो वो निर्भर, जैसे एक बालक को जब टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, टीचर पर निर्भर करता है कि गुरुजी ने लिखा कैसे कबूतर, तो हाँ ये कैसे कबूतर होता है। लेकिन बाद में जब बार बार अभ्यास कराया जाए तो बाद में वह आत्मनिर्भर हो जाता है, गुरुजी नहीं बताएंगे तो भी बोल देगा कैसे कबूतर। अभ्यास एवं निरंतरता पर बल, यानी ये सिद्धांत बार बार अभ्यास करने और कंटिन्यूटी रखने पर बल देता है। करके सीखने पर, यानी स्वयं करके सीखने पर बल देता है। स्वयं पुनर्बलन, यानी खुद का पुनर्बलन स्वयं बनने पर यह आधारित है। दोस्तों अभी तक हमने 2 नियम पढ़ा था। पहला तो
सिद्धांत पढ़ लिया था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत IP पावलोव का। दूसरा पढ़ा था हमने जब प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या भूल सुधार सिद्धांत बोले तो, और अन्य नाम भी आपको बता दें। आपसी से हमने सारे नियम अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। अब अगला है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों अगला नियम पढ़ते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत या BF स्किनर द्वारा ये दिया गया था 1938 में, यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत अर्थात क्रिया पर आधारित सिद्धांत। पहला पढ़ लिया था कि सबसे पहले अनुबंधन बैठाकर सिखाना, वो तो होता है दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा प्रयास त्रुटि यानी बार बार अभ्यास करके सीखना, वो अब पढ़ रहे हैं क्रिया प्रसूत अधिगम। उपनाम है सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, RS थ्योरी, रेफरेंस स्टीमर, नैतिक थ्योरी या लर्निंग अधिगम का श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत। स्किनर का यह सिद्धांत थार्नडाइक एवं क्लार्क हल के सिद्धांत पर आधारित है, यानी थार्नडाइक का भी जो सिद्धांत हमने पढ़ा था प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत उस पर आधारित है। स्किनर ने थार्नडाइक के असार तत्व को RS में बदला। RS में कैसे बदला दोस्तों? स्टीमर रेफरेंस। थार्नडाइक क्या कहता है? थार्नडाइक कहता है कि उसके सामने उद्दीपक रखो, यानी यदि बिल्ली थी, बिल्ली के सामने क्या किया? मांस का टुकड़ा रखा, मछली का टुकड़ा रखा, तब वो क्रिया की तो पर। लेकिन ये सिद्धांत स्किनर का क्या कहता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत ये कहता है कि उससे पहले ना अनुक्रिया करने दो, उससे पहले उद्दीपन मत दो। जैसे ही वो थोड़ी बहुत क्रिया करे तो बाद में उसको उद्दीपक दो, जिससे वो सीखना आसान हो जाता है। स्किनर के अनुसार व्यक्ति को सदैव अधिगम करने के लिए क्रियाशील रहना चाहिए, अर्थात सबसे पहले अनुक्रिया खुद को ही करने देनी चाहिए। अर्थात बच्चे को सबसे पहले अपने आप खेलने दो, सीखने दो, और बीच में उसे सिखाने का प्रयास को प्रलोभन दो। क्रिया के अंत में पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए, जिससे बालक बालिकाओं का अधिगम प्रभावी हो सके। अर्थात जैसे ही अंत में सीखता है तो उसके जैसे ही सीखता है बालक पहले सीख जाता है, सीखने के बाद अंत में चॉकलेट दो, उसे पहले मत बताओ कि चॉकलेट दूंगा, लेकिन सीखने के बाद में चॉकलेट दो तो बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा और अन्य में भी भागीदारी करेगा। स्किनर के अनुसार बालकों को क्रिया के प्रारंभ में कभी पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, कोई लालच नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर बालक क्रिया के अंत में शिथिल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये नियम कहता है कि यदि पहले अगर आपने उस बालक को दे दिया चॉकलेट वगैरह उद्दीपक दे दिया तो वो क्या करेगा? उसको पता चॉकलेट तो मिल गई, लेकिन आगे वो पढ़ेगा नहीं, तो उसका अधिगम सफल नहीं होगा। लेकिन उसको चॉकलेट अंत में दो, अंत में दोगे तो वो पुनर्बलन उससे मतलब मोटिवेशन होकर आगे वो पढ़ेगा। आगे कहते हैं नवीं के कक्षा के बालक को परीक्षा से पूर्व ये पता लग जाए कि मेरे नंबर अच्छे आने वाले, तो अंत में क्रिया में परीक्षा कार्य में शिथिलता ले आएगा। अगर अपन को पता चल जाए कि हम नौकरी लग जाएंगे, हमारे पास पेपर आ जाएगा, तो हम उस कभी भी इतना नहीं पढ़ेंगे जितना पहले पढ़ते थे। अगर बाद में अगर सब पुनर्बलन दिया जाए तो वो सीखा जा सकता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए सफ़ेद कबूतर एवं चूहे पर प्रयोग किया। सफ़ेद कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर के सिद्धांत में अभिप्रेरणा अप्रत्यक्ष होती है, अर्थात थार्नडाइक में प्रत्यक्ष होती है। थार्नडाइक सामने दिखाता है, वो मांस का टुकड़ा सामने दिखाया, लेकिन इसमें पुनर्बलन पीछे रखा जाता है, अंत में दिखाया जाता है, अप्रत्यक्ष होती है। स्किनर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए मूल रूप से 2 प्रकार के व्यवहार बताए। देखिए स्किनर ने क्या किया? सबसे पहले कबूतर है, कबूतरों को एक पिंजरे में रखा, लेकिन कबूतर धीरे धीरे अपनी क्रिया कर रहे थे। जैसे ही क्रिया किया और ऊपर से दाना डाले, तो अंत में जब दाना डाले तो वो अच्छी तरह से क्रिया करने लग गए थे। यह कहा गया था। प्रतीकात्मक व्यवहार का नियम, वह व्यवहार जिसका संचालन सीधा ही उद्दीपक के द्वारा होता है वह प्रतीकात्मक व्यवहार कहलाता है। यानी 2 व्यवहार बताए थे किसने? स्किनर ने कहा था कि 2 व्यवहार होते हैं। कैसे? एक तो प्रतीकात्मक व्यवहार कि वह व्यवहार जो उस उद्दीपक द्वारा संचालन होता है, अर्थात थार्नडाइक की थ्योरी पर जो चलता है वो प्रतीकात्मक व्यवहार। आंख में तिनका गिरने पर आंख से आंसू होना, ये है प्रतीकात्मक, यानी उद्दीपक के द्वारा जो व्यवहार होता है वो। पावलोव के सिद्धांत में कुत्ते का भोजन द्वारा लार टपकाना, ये भी उद्दीपक के कारण होता है, भोजन के कारण टपकाया तो ये प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। स्किनर ने इसे एस टाइप कहा। क्या कहा? एस टाइप। स्किनर ने इसे प्रकाश व्यवहार के नाम से भी बताया।
किसको, यानी उद्दीपक से जो कार्य संचालन होता है वो क्या कहलाता है, एस टाइप। उद्दीपक से जो, कहने का मतलब यदि किसी के सामने प्रलोभन से कोई कार्य हो रहा है तो एस टाइप, और यदि बिना प्रलोभन कार्य हो रहा है तो आर टाइप, इसलिए इसको एस आर थ्योरी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार, वह व्यवहार जिसका संचालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी बच्चा अपने आप कार्य करता है, वह क्रिया प्रसूत कहलाता है। टेलीफोन घंटी बजने पर बात करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है, उसे आर टाइप कहा। देखिए दोस्तों, आपको एक बार समझा दे, एस और आर ये दोनों व्यवहार बताए थे। ये होता है उद्दीपक के आधार पर। यदि किसी को मांस का टुकड़ा दिखाया, कुत्ते को मांस का टुकड़ा दिखाया तो उसको देखकर वो क्रिया कर रहा था, इसलिए वो एस टाइप, यानी क्रिया के उद्दीपक के कारण हो रहा जो व्यवहार है वो एस टाइप। और यहाँ पर अगर बच्चा पढ़ रहा है, अपने मन से पढ़ रहा है, बिना कोई उद्दीपक कार्य कर रहा है, तो वो आर टाइप होती है। अब शैक्षणिक महत्व क्या है दोस्तों, देखते हैं। शैक्षणिक महत्व पुनर्बलन पर सर्वाधिक महत्व है, अर्थात बच्चे को स्वयं सीखने पर निर्भर करता है ये सिद्धांत। व्यवहार की निरंतरता पर बल, व्यवहार निरंतर देना चाहिए और अंत में इसको क्या करना चाहिए, व्यवहार में वो प्रलोभन देना चाहिए या फिर इसको पुनर्बलन देना चाहिए। यानी जो थांडाइक कहता है कि पुनर्बलन पहले देना चाहिए और ये स्किनर कहता है पुनर्बलन लास्ट में देना चाहिए। प्रोग्राम लर्निंग अभिक्रमित अनुदेशन विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है, यानी अंत में प्रलोभन दे। सामान्य बालकों को सिखाने में अधिक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत हैं। सामान्य बालकों को बता दें सबसे पहले ये पढ़ो, उसके बाद में अंत में अच्छे तरह से पढ़ाया जाए तो वो सीख सकते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर आधारित शिक्षा पद्धति इसी सिद्धांत पर है। ध्यान रखना, कंप्यूटर आधारित जो पद्धति है उसी शिष्य सिद्धांत पर है, क्योंकि सबसे पहले उनको जो कंप्यूटर के जो बटन होते हैं उनको अपने आप चलाने को कहा जाता है ताकि उनकी आदत पड़ जाए। स्किनर के अनुसार किसी क्रिया की समाप्ति के तुरंत पश्चात बालक बालिकाओं को सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। अर्थात कोई काम कर रहा है और काम पूरा हो गया तब उसको या तो उसको सही दो या नकारात्मक, यानी गलत अगर उसको डांटो तो भी अंत में डांटो, यदि शाबाशी दो तो भी अंत में दो और डांटो फिर भी तो भी अंत में दो, ताकि वो जो पहली वाली क्रिया है उसका प्रभाव क्रिया पर ना पड़े। एक बालक द्वारा पुरस्कार के लिए निर्णय लिया है, बालक निर्णय कर लेता है, बाद में पूरा काम करता है, काम के बाद में अंत में जो उसको पुनर्बलन दो। स्किनर का यह सिद्धांत सही क्रिया को पुनर्बलन देने का समर्थन करता है। यदि बच्चा सही काम करता है तो उसको पुनर्बलन दो, नहीं करता है तो उसे पुनर्बलन देने की आवश्यकता नहीं है, यह मानना है स्किनर का। जैसे एक लड़की है कॉलेज से अपने घर आकर कोट पलंग पर फेंक देती है तो माँ कहती है तुम उसे खूंटी पर टाँका करो। अगले दिन लड़की क्या करती है, उस जो मोटिवेशन होकर वो उस जो कोट को दूसरे दिन आती है तो खूंटी पर टाँगती है। इसने पुनर्बलन दिया माँ ने कि इसको इस पर नहीं रखकर खूंटी पर करना चाहिए, तो वो सीख जाती है। दोस्तों, आज हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए हैं। पहला सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो आई.पी. पावलोव ने 1904 में दिया था, उसके बाद में 1913 में दिया था थांडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ये दिया था। उसके बाद में स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। कहने का मतलब तीनों सिद्धांत यही कहते हैं। पहला सिद्धांत जो पावलोव कहता है, वो पावलोव कहता है अस्वाभाविक उद्दीपक द्वारा क्रिया होती है तो वो क्या कहते हैं, अनुकूलित क्रिया है, यानी स्वभाव पढ़ना ही पावलोव का सिद्धांत है। और दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, बार बार प्रयास करने पर सीख जाता है। SR थ्योरी कह सकते हैं, स्टीपर रेफरेंस, यानी पहले क्या उद्दीपक दो, उद्दीपक देने के बाद उससे देखकर कार्य करेगा और अभ्यास करेगा तो वो सीख जाएगा। यह है प्रयास एवं त्रुटि। और क्रिया प्रसूत कहता है कि इसको क्या करेंगे, बच्चे को सीखने दे, सीखने के बाद में अंत में यदि बच्चा है तो उसको पुनर्बलन दो, यानी बच्चा पढ़ता है पूरी साल पढ़ने दो आराम से, जब बच्चा पास हो जाता है तो उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार दो ताकि बच्चा अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें और
अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।